स्पैनिश कल्चर में एक किस्सा बड़ा मशहूर है, ट्रेडोर, जिसका मतलब होता है कि गद्दार। 14th सेंचुरी में फ्रेंच में मोनार्की यानी कि राजाओं का राज हुआ करता था। राजा के बहुत सारे दरबारी भी हुआ करते थे। रूल कुछ यूं था कि राजा को अपने से ज्यादा अपने सबसे बड़े बेटे की हिफाजत और पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना होता, क्योंकि वो आने वाले वक्त का राजा था। अगर किसी वजह से बड़ा बेटा मर जाता है, नालायक निकलता है, या और कोई नुकसान उसको हो जाता है, तो जो राजा होते थे उनके पास से सारे पावर ले लिए जाएंगे और फिर उनके जो कोर्टियर है उसमें जो सबसे सीनियर रहेगा उसको राजा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो राजा अपनी जान से ज्यादा हिफाजत का इंतजाम अपने बेटे की जान के लिए किया करते थे। उस वक्त स्पेन में एक कम्युनिटी हुआ करती थी, ट्रेडोर। ये राजा की बड़ी वफादार थी। तो जो राजा का बेटा होता उसके हिफाजत की जिम्मेदारी इसी ट्रेडोर कम्युनिटी के किसी एक शख्स को दी जाती ट्रेनिंग देने के बाद, और वो जिंदगी भर इस काम के लिए करता रहता। उसके बाद किसी और को चुन लिया जाता। अब तक के पिछले तकरीबन 300 सालों में इसी ट्रेडोर कम्युनिटी ने कई मौकों पर राजा के बेटे की हिफाजत करके उसकी जान को बचाया था, इसलिए इन पर पूरा भरोसा किया जाता था। अब जो राजा थे, इन्होंने ऐसे ही एक ट्रेडोर को अपने बेटे के हिफाजत की जिम्मेदारी दे रखी थी। यह ट्रेडोर कुछ नया नया ही आया हुआ था, उसकी उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। मुश्किल यह थी कि राजा का बेटा थोड़ा सा शराबी, जुआरी, कुछ बुरी आदतों का शौकीन और इसके अलावा शॉर्ट टेम्पर्ड भी था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि ये राजा का बेटा कहीं बाहर बैठा हुआ था, शहजादा, और वहां ट्रेडोर कुछ अंदर में काम कर रहा था। उसके माँ को किसी जरूरत चीज से की वजह से ट्रेडोर से मिलना था, तो वो मिलने के लिए आ पहुंची। अब एक तो ये कि प्रिंस यानी कि शहजादे साहब कुछ तो नशे में, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड, उन्होंने कुछ माँ से बदतमीजी कर दी, कुछ उल्टा सीधा कह दिया, और गुस्सा इतना बढ़ गया कि पास में रखा हुआ चाकू था, फेंक के उसको मारा। शायद मारना नहीं चाहते होगे, चाकू माँ को लग गया, वो उसकी मौत हो गई। ट्रेडोर अंदर से देख रहा था, वो लपक के बाहर आया, माँ ने उसके हाथों में दम तोड़ा। जाहिर था कि उसको गुस्सा आया, उसने वही चाकू निकाला और प्रिंस पर फेंक मारा। प्रिंस की वही मौत हो गई। अब जिसको प्रिंस की हिफाजत के लिए रखा गया था उसी ने प्रिंस को मार दिया। उन दिनों ये होता था कि जो किंग यानी कि राजा होते थे, उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी, भाई भतीजे वगैरह वगैरह, वो सभी उनके ही स्टाफ में काम किया करते, और वो वैसे लोग आसपास में थे। उन्होंने देखा कि इसने तो प्रिंस को मार दिया। वो सारे के सारे ट्रेडोर के पीछे पड़े। ट्रेडोर वहां से निकलकर भागा। अगले एक हफ्ते तक के इसी तरह से चूहे और बिल्ली का खेल यानी कि शिकार और शिकारी का खेल चलता रहा। ट्रेडोर ने अपने जान बचाने की कोशिश में राजा के इन्हीं रिलेटिव्स में से करीब 4 लोगों को मार डाला। आखिर में ट्रेडोर भी मारा गया। लेकिन इससे 3 बातें सामने में आई। पहला तो ये कि राजा का बेटा ये प्योर ब्लड का होना चाहिए, मतलब राजा जो शादी ब्याह करे वो अपने ही बराबरी के खानदान में किसी से करे। हुआ ये था कि उस वक्त के राजा जो थे उन्होंने किसी एक खूबसूरत सी डांसर से खुश होकर शादी कर ली थी, और ये शहजादा उन्हीं का बेटा था। तो कहा गया कि भाई इस तरह की जब शादी ब्याह होगी जो कम्युनिटी के बाहर होगी तो उसका असर बेटे पर पड़ेगा और वो इस तरह से राजा बनने के लायक नहीं रहेगा। तो राजा को तो जो प्योर ब्लड की थ्योरी है उसको फॉलो करना चाहिए। ये होगी पहली बात। दूसरा ये कि ट्रेडोर कम्युनिटी जो अब तक के राजा की हिफाजत करते आई थी उसको गद्दार करार दे दिया गया। हालांकि आगे चल के ट्रेडोर ने अपने इस दाग को धोया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी आज भी स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रेडोर का मतलब तो गद्दार ही होता है। और तीसरी जो गड़बड़ थी वो ये कि जब ये सारा सिलसिला हुआ था, यानी कि शहजादे ने ट्रेडोर की मां को मारा और उसके बाद में फिर वो खुद भी मारा गया, वो उस दिन फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा की रात थी। 13 तारीख थी और फ्राइडे भी था। तो एक ये भी समझ बन गई जो कि उनके रिलीजियस बुक में लिखी हुई थी कि ऐसा मौका जब भी आ जाए, यानी कि फुल मून नाइट भी हो, फ्राइडे भी हो और 13 तारीख भी हो, तो ये बड़ी मनहूस घड़ी होती है। अगर इस वक्त में राजा के फैमिली से कोई अननेचुरल मौत मर जाता है
तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आगे भी एक हफ्ते तक के करीब करीब इस तरह की और कई मौतें उस राजा के खानदान में होगी। तो ऐसे में जो किंग है, राजा है, उसको अपनी जान का हिफाजत का इंतजाम बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। बहरहाल वक्त आगे बढ़ा, 15वीं सेंचुरी आई। अब यूरोप में कुछ यूं हुआ कि उस वक्त तो मोनार्की यानी कि राजाओं का राज फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इन सारे ही देशों में था। ये वो देश थे जो दुनिया भर में घूम घूम के अपने राजकाज को फैला रहे थे। जैसे कि इंग्लैंड के जो उस वक्त के राजा थे, उन्होंने कैप्टन कुक को ढूंढने के लिए भेजा और उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ढूंढ निकाला। इस तरह से कोलंबस ने यूएस को ढूंढ के निकाला और फिर वास्को डी गामा इंडिया में आए थे। तो इन्होंने अलग अलग जगह अपनी कॉलोनी बनानी शुरू की, लेकिन इनकी आपस में लड़ाई भी होने लगी। अब इनके उस वक्त के जो रिलीजियस अथॉरिटी यानी कि फिगर थे, वो थे अलेक्जेंडर 15 पोप। ये बड़े पावरफुल थे, तो इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से आपस में लड़ोगे बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने वर्ल्ड को बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा कि जैसे यूएस यानी कि अमेरिका का जो हिस्सा है, तो भी साउथ के हिस्से में इंग्लैंड और फ्रांस नहीं जाएंगे, वहां पर पुर्तगाल और स्पेन रहेंगे और उनकी भी जगह उन्होंने डिसाइड कर दी कि भाई आप एक फलानी जगह पर अपना राजकाज देखोगे और फिर पुर्तगाल जो होगा वो दूसरी जगह देखेंगे। अब हुआ ये कि पुर्तगाल और स्पेन दोनों ने पोप की बात को मान लिया, लेकिन ये वो पीरियड भी था जब इंग्लैंड और फ्रांस में धीरे धीरे करके रिलीजन का ये जो शिकंजा था ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया और अपने अपनी तरह से अपने राजकाज को फैलाया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो ब्रिटिश ने इंडिया कॉन्टिनेंट में आकर अपनी कॉलोनी को बनाया था। खैर वक्त आगे बढ़ता चला गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, लड़ाई हुई और फिर ये हुआ कि यूरोप के जितने भी देश थे वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और रशिया और यूएस धीरे धीरे करके पावरफुल बन गए। अब जब ये देश कमजोर हुए तो जाहिर सी बात थी कि इनके यहाँ पर जो मोनार्की यानी कि राजाओं का राज था वो भी कमजोर होने लगा। इंग्लैंड को अगर छोड़ दिया जाए, जिसके राजा का राज फिर आगे भी चलकर रहा और अब भी है, नॉमिनल सही लेकिन है तो सही, लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अब स्पेन में भी ये बारी आई। अब ऐसे वक्त में ये होता था जैसे कि फ्रांस में हुआ था कि वहाँ के जो राजा थे उनके खिलाफ बगावत हो गई थी और फिर उसके बाद वहाँ डेमोक्रेसी हो गई थी। लुई 16 उनका नाम था। तो ये सारा कुछ वहाँ हुआ था। तो जब स्पेन में इस बात को समझा गया तो वहाँ के राजा ने कहा कि भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं, खून खराबा बहुत होता है, चलो हम अपने पावर छोड़े देते हैं। बदले में जो स्पेन की पब्लिक थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने भी थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप एक नॉमिनल राजा रहेंगे, आपको एक जो अमाउंट है वो दिया जाएगा खर्चे के लिए, और दूसरी बात यह है कि आपको फिर जब भी इवेंट रहेंगे वहाँ बुलाकर आपकी इज्जत की जाएगी, आपको एक रुतबा दिया जाएगा, आप एक टोकन जो किंग है उस तरह से काम करते रहेंगे। लेकिन अब पहले आपके पास पावर थे, अब आपके पास उस तरह के पावर है नहीं। तो उन्होंने कहा राजा ने कि भाई ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहते, हम यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, जब भी आपको हमारी ज़रूरत लगे आप बुला लीजिए, हम यहाँ आ जाएंगे। खैर वो वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए, विनीपेग नाम के जगह पर। अब वहाँ पर ये जो पीरियड चल रहा था 1970s के आसपास का, तो उसी राजा के घराने से रॉय बैक वहाँ पर रहा करते थे। अब सबसे पहले इनके फैमिली के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। रॉय बैक जो कि इस वक्त में 74 ईयर्स यानी कि 74 साल के थे और राजा के पावर को अपने हाथ में अभी भी रखे हुए थे। उनकी वाइफ थी बारबरा जो कि 70 साल के आसपास थी। बारबरा राजा के और किसी काम में दखल नहीं देती, लेकिन घरेलू मामले में वो किसी की बात सुनती भी नहीं थी। अब जैसे कि कहा गया है कि राजा साहब ने अपने पावर को तो नहीं छोड़ा था, तो जो उनका बेटा स्टैनली 50 साल की उम्र का हो गया था वो अब भी शहजादा ही कहलाता था। अब ये कोई अचंभे की बात तो है नहीं। अगर आप इंग्लैंड के जो किंग या क्वीन है उनकी हिस्ट्री को देखें तो एलिजाबेथ की डेथ तो अभी अभी हुई थी कुछ 92 ईयर्स में आकर, और 72 ईयर्स तक उनके बेटे जो थे प्रिंस चार्ल्स वो प्रिंस ही बने रहे, अब जाके कहीं वो राजा बने। तो ऐसा ही मामला कुछ स्टैनली के साथ भी था। 50 साल की उम्र होने को आई थी, स्टैनली साहब अब भी राजा नहीं बन पाए थे, वो शहजादे थे। दूसरी मुश्किल ये थी कि उन्होंने जो शादी कर रखी थी वो कैमिला से, जो कि प्योर ब्लड की थ्योरी में नहीं आती थी, वो किसी और ब्लड को बिलोंग करती थी, किसी और खानदान से थी। और सबसे बड़ी बात है उसे छुपाया नहीं जा सकता था, तो वो पब्लिक फिगर थी। तो बारबरा ने
जो कि घरेलू मामलों को पूरी तरह से कंट्रोल करती और रायबैग साहब की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, तो उसने ये कह दिया कि भाई कैमिला हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, इस विला में नहीं रह सकती, ये दूसरे ब्लड की यहाँ रहेगी, हंगामा मचेगा। आजकल तो मीडिया काफी स्ट्रांग है, सब लिखा जाएगा, और अगर सरकार को, स्पेनिश सरकार को किसी वजह से कोई बहाना मिल जाता है तो वो तो हमको हमारे सारे पावर्स वापस ले लेगी। एक तरह से बारबारा ठीक भी कह रही थी। खैर कैमिला ने उस बात की फिक्र भी नहीं की, वो यूएस चले गई, वहीं अपना बिजनेस करती रही, और काफी रिच भी थी वैसे वो। उसने तो स्टैनली से प्यार मोहब्बत के चक्कर में शादी की थी, कभी कभार वो यहाँ पर आती रहती। अब इनका एक बेटा था रिक्सन। जाहिर सी बात थी कि रिक्सन कैमिला और स्टैनली दोनों का बेटा था, और चूंकि कैमिला किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करती थी तो फिर नेचुरली रिक्सन तो प्योर ब्लड में नहीं आया। ठीक है कि अगर रॉयबैक साहब की मौत हो जाए तो स्टैनली राजा बन जाए, लेकिन स्टैनली की मौत हो जाए तो फिर तो रिक्सन राजा बनेगा, और अगर गवर्नमेंट को कोई बहाना चाहिए तो ये बहाना तो उनको मिल जाएगा कि भाई ये लड़का पूरी तरह से स्पेनिश कल्चर का नहीं है, उसको स्पेनिश कल्चर का पता नहीं है। तो फिर बारबरा ने ऐसे में एक हार्ड डिसीजन लेते हुए रिक्सन को स्पेनिश इमर्जन कोर्स में डलवाकर स्पेन में ही रखवा दिया। अब ये जो स्पेनिश इमर्जन कोर्स था, ये कुछ ऐसा होता है कि एक स्कूल तो नहीं होगा, ऐसा कहेंगे कि एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर टाइप होता है जहां पर कि आपको पूरी तरह से स्पेनिश कल्चर की प्रैक्टिस दी जाती है 24 घंटे। उन्हीं की तरह से खाना पीना, कपड़े पहनना, लैंग्वेज बोलना और उन्हीं तरह की बातों को सीखना, इसमें रिलीजन की बातें भी आ जाए। तो रिक्सन को इस तरह से सारी बातों को सिखाने के लिए वहां रख दिया गया। लेकिन इससे स्टैनली की जिंदगी काफी बदल गई। स्टैनली अपने माँ बाप के साथ में विनिपेग में रहा करते, वाइफ से मिलने के लिए यूएस में जाया करते, और फिर बेटे से मिलने के लिए उनको चक्कर लगाने पड़ते स्पेन के। इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। अब इस फैमिली के साथ में एक ट्रेडोर भी था जिसका नाम था एल्डर। एल्डर के फादर भी इसी तरह से ट्रेडोर का काम करके हिफाजत किया करते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस खानदान की हिफाजत करनी है तो आपको तो फिर उसी तरह से विनिपेग में भी रहना पड़ेगा, कैमिला की हिफाजत करने के लिए यूएस भी जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जो रिक्सन उनका ग्रैंडसन था उसके लिए स्पेन भी जाना पड़ेगा। एक आदमी 3 जगह तो हो नहीं सकता। तो रायबैक साहब ने एल्डर से कह रखा था कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रहिए, वो क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग आती है, वरना जान का खतरा तो अब रहा नहीं। तो एक तरह से इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन अब हमारी एक प्रेस्टीज का सवाल है, हमारे पास में एक बॉडीगार्ड होना चाहिए, तो भैया आप यहाँ पे रहा कीजिए। और उस तरह से एल्डर वहीं रहा करते। अब एल्डर इस काम में कैसे आए, तो एल्डर के फादर भी ट्रेडोर का ही काम किया करते थे। जैसा कि उनका काम था कि इनकी जान की हिफाजत करना। तो एक बार ये किसी कैंपिंग के लिए बाहर जा रहे थे, रास्ते में बारिश वारिश हो रही थी, एक पुल कुछ कच्चा सा लग रहा था, तो ट्रेडोर ने कहा कि ठीक है आप वेट कीजिए, जरा मैं देख के आता हूँ कितना मजबूत है। वो व्हीकल लेके उस पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर गए, ब्रिज नीचे गिर पड़ा, उनको काफी चोटें आई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, उनको लगा वो नहीं बचेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे एल्डर को बुलाया, उसको समझाया कि हमारी कम्युनिटी इसी तरह से इनकी खिदमत करते आई है, इनका दिया हुआ हम खाते हैं, तो भाई इनकी हिफाजत करना अब तुम्हारा काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी काम को करो। अब एल्डर ने वैसे भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, पहली बात। दूसरी बात है कि काफी यंग एज में जब वो थे तब उनकी फादर की मौत हो रही थी, अगर वो इस काम को न करते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो उन्होंने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया। उनको ट्रेन करवाया गया। ट्रेन करने के लिए बुलराडो को बुलाया गया। बुलराडो एक्स मिलिट्री मैन थे, स्नाइपर का काम करते थे। स्नाइपर वो होता है जो छिप कर गोली चलाता है। तो बुलराडो ने उनको अच्छा खासा ट्रेन कर दिया। मुश्किल ये थी कि बुलराडो खुद फौज से यानी कि आर्मी से निकाला जा चुका था, क्योंकि वो थोड़ा सा करप्ट टाइप का और गुस्सैल टाइप का इंसान था, लेकिन अपने काम में तो बड़ा माहिर था और उसको रायबैक जानते थे। तो बहरहाल बुलराडो ने उसे ट्रेन किया और एल्डर इस तरह से काम को करने में लग गया। अब ऐसे हुआ एक बार कि एल्डर साहब ने ये देखा कि ये जो फैमिली है जो कि बिखरी बिखरी सी है, क्योंकि जो ग्रैंडसन है रिक्सन वो तो वहां स्पेन में है और कैमिला तो यूएस में है, और विनिपेग के सारे कामकाज को इस वक्त में जो बेटा है स्टैनली जो 50 इयर्स का है वो संभाल रहा है। लेकिन ये जो दोनों सीनियर्स थे, रॉयबैक जो कि 74 इयर्स के और बारबरा जो 70 इयर्स की, इनको यहाँ वहाँ घूमने का बड़ा शौक। तो एक कैंपिंग के लिए जो पहाड़ी इलाका था वहां कहीं वो जा रहे थे। अब जैसे कि रॉयबैक ने पहले उसको कह रखा था कि आपको हमारे साथ ही चलना है, तो एल्डर भी उन्हीं के साथ गया। अब वो कैंपिंग की जो रात पड़ी, पहली वाली रात, वो वैसी ही थी। फुल मून नाइट थी, 13 तारीख थी और फ्राइडे का दिन भी था। और बस
वो निकली घूमने के लिए अपने कैंप से बाहर, चांदनी रात का मजा लेने के लिए। बारबरा, उसका पैर पहाड़ी से फिसला और वो नीचे गिर पड़ी, उसकी मौत हो गई। रॉयबैक साहब ने, जो विनीपेग के पुलिस कैप्टन थे, उनको इन्फॉर्म किया। पुलिस कैप्टन ने तफ्तीश के लिए अपने बेटे फिलिप को भेजा। अब इस बात को भी ठीक से समझ लेते हैं। जो कैप्टन थे वो स्पेनिश कल्चर को या स्पेनिश कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे, इसलिए उनको जो सारा किस्सा था, ट्रेडोर और वो चांदनी रात वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उनको पहले से ही पता थी। अपने बेटे पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, फिलिप पर। तो उन्होंने फिलिप को बुलाया और उसको सारी इंफॉर्मेशन दी और कहा कि जाके तफ्तीश करो। अब फिलिप के बैकग्राउंड को भी आप समझ लीजिए। फिलिप ये कैप्टन के असली बेटे नहीं थे, इसका पता फिलिप को बहुत बाद में चला था और फिलिप ने ये बात कभी भी कैप्टन को नहीं बताई थी। दरअसल हुआ ये था कि फिलिप की माँ जब स्कूल में पढ़ा करती थी और कुछ 17-18 साल की ही थी, तो अपने से किसी सीनियर क्लास के लड़के से उनको प्यार हो गया। अब वो प्रेग्नेंट हो गई। लड़का अपने पेरेंट्स के साथ में यूएस चला गया और फिर उसने कभी पलट कर देखा नहीं। इन्होंने फिलिप को डिलीवर किया। अब एक तो ये था कि इतने कम उम्र में माँ बन गई थी, दूसरा ये था कि उसको कुछ इतना अच्छा नॉलेज तो था नहीं, और तीसरी बात ये उसने देखी कि उसने बहुत जल्दी ही लालच में आकर एक ऐसे लड़के के साथ को पकड़ लिया जो धोखेबाज निकला। भाई उसकी उम्र की लड़कियां तो डेटिंग करती हैं, पार्टी में जाती हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, एक रोमांटिक लाइफ जीती हैं, ये तो बच्चे को संभाल रही है। भाई इससे कैसे काम चले। और उसने फिर कई बार खबरों में भी ये पढ़ा कि भाई ऐसा भी जब कभी मौका आता है तो फिर जो लड़कियां होती है वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं और भाग जाती हैं, जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देती है। हालांकि कनाडा में ऐसे बच्चों के लिए काफी इंतजाम है, उनको गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट मिलता है। दूसरा यह हुआ कि उसने जो अपनी आधी अधूरी पढ़ाई की थी, उसने स्पेशल नीड्स चाइल्ड के बारे में पढ़ा था, मतलब ऐसे बच्चे जो कि दिमागी तौर पर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो मिलता है, मगर जिंदगी भर वो माँ के ऊपर एक बोझ बन के रहते हैं। अब कुछ तो अच्छी पढ़ाई, कुछ तो उम्र की कमी। उसने फिलिप साहब के बारे में, जबकि वो 2 साल के ही थे, ये समझ लिया कि भाई ये तो स्पेशल नीड का चाइल्ड है। उसने उनको जो एक ऑर्फनेज था, यानी कि एक यतीम खाना था, अनाथाश्रम, उसके दरवाजे पे छोड़ा और खुद लापता हो गई। उसका फिर कभी कोई पता नहीं चला। अच्छा ये हुआ कि उसी दिन कैप्टन साहब, जिनको कोई बच्चा नहीं था और हो भी नहीं सकता था, कुछ उनका इशू था उनके वाइफ का, तो वो उसी ऑर्फनेज में पहुंचे। उस बच्चे से उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। 2 साल का प्यारा सा बच्चा था, उनको बड़ा अच्छा लगा, उसको अडॉप्ट करके ले आए। लेकिन साथ साथ उन्होंने मना भी कर दिया ऑर्फनेज को, इस बच्चे को कभी भी ये न बताया जाए कि ये मेरा बेटा नहीं है। इसके लिए उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देखो साहब, मैं कानून की हिफाजत करता हूं, कानून में जूरिस्प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट है। जूरिस्प्रूडेंस ये होता है कि जब आप कानून बनाते हो तो उसके पीछे में क्या लॉजिक होता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि जिस तरह का कानून बनता है और जिस तरह का कानून होना चाहिए, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। और इसलिए जस्टिस को, यानी कि किसी को एक न्याय मिले, एक इंसाफ मिले, उसके लिए कभी कभी कानून मानने वालों को कानून तोड़ना भी पड़ता है। तो ठीक है कि आपका ये कानून है, आपका ये रूल है कि भाई बच्चे को आगे चलकर ये बता दिया जाए कि वो आपका बेटा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि जैसे कि कहा गया है, इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होते हुए दिखाई देना भी चाहिए। ये ना हो कि आपके घर में कोई चोर घुसा, आपने उसके चेहरे पे चोट कर दी, चोर को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन जिसने चोट की है उसी को आपने जेल में डाल दिया, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता था। कनाडा में इस तरह का भी कानून है। उन्होंने कहा मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूं, कानून को सुधारना जरूरी होता है, तो इसीलिए इस बच्चे को ये कभी ना बताया जाए। खैर नहीं बताया गया। लेकिन हुआ यह कि जब उनकी वाइफ की डेथ हो रही थी, उसने इमोशंस में आकर फिलिप को गले लगाया और लगाते हुए उसको सारी बातें बता दी और कह दिया कि अपने फादर को कभी ना बताए। फिलिप ने अपने फादर यानी कैप्टन साहब को यह बात कभी नहीं बताई, लेकिन उनकी सारी बातों को वो मानते रहे थे। बहरहाल अब ऐसे ही था। इसका असर तब दिखाई पड़ा जब फिलिप को इस जॉब में ले लिया गया, इस नौकरी में ले लिया गया। उनके बस जॉब का तीसरा या चौथा ही दिन था कि उनको एक ग्रोसरी स्टोर से कॉल आया कि भाई किसी लेडी को शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ा गया है। रूल तो ऐसा है कि जिस तरह की जब शॉपलिफ्टिंग होती है तो आपको उसको तो सीधा सीधा जेल पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि आगे में वो और भी कुछ करेगा या करेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, उसके पैसे उन्होंने पे कर दिए वहां पर।
उसके साथ उसके घर गए, देखा उसका बच्चा भूखा है, उसके लिए वो चोरी कर रही थी। उन्होंने न सिर्फ उसके खाने पीने का इंतजाम करवा के दिया, बल्कि कैप्टन साहब से कहकर कुछ यहाँ वहाँ बातें कर कर उसके लिए एक जॉब भी दिलवा दिया। और साथ साथ उन्होंने कैप्टन साहब को ये समझाया कि देखिए साहब, ये इंसाफ न सिर्फ हुआ है बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगर हम इसको ये सब सपोर्ट नहीं करते तो आगे चलकर ये होता कि और भी इस तरह की चोरी चकारी करती। आने वाले वक्त के लिए हमने इसको संभाल लिया है। कैप्टन साहब को इस बात से बड़ी खुशी हुई कि फिलिप उनके ही नक्शे कदम पे चल रहा है। उन्होंने ये भी बात को माना कि भाई खून का रिश्ता सारा कुछ नहीं होता, इस जो मैंने इसकी परवरिश की है ये आगे चल के तो मेरा नाम काफी रोशन करेगा। बहरहाल उन्होंने फिलिप को बुलाया, फिलिप को बुला के कहा कि देखो भाई इस तरह की ये मौत हुई है, तो अब मैं तो स्पेन से हूं और स्पेनिश कल्चर को मैं जानता हूं, तुम तो खैर यहीं पे पैदा हुए तो तुमको इस बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो स्पेन में इस बात को माना जाता है कि फुल मून नाइट, फ्राइडे और 13 तारीख अगर ये इकट्ठी आ जाए और इस तरह की कोई मौत हो जाए तो उस खानदान में और भी मौतें उसके बाद में हो सकती है, मौत का सिलसिला हो सकता है। तो रॉयबैक की फैमिली में आगे में भी ऐसे कुछ हो सकता है, इसलिए इनके सिक्योरिटी का इंतजाम करवाना जरूरी है। तो ये तो एक करवा लो, ये होगी पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जो ये कहा जाता है कि ऐसे मौके पर, मतलब जो फुल मून नाइट वगैरह वगैरह है, जो मौत होती है वो अननेचुरल होनी चाहिए। अभी तुमने तफ्तीश शुरू नहीं की और मैं कह रहा हूं कि बारबरा की मौत अननेचुरल हुई। भाई क्यों? तो देखो भाई, बारबरा उस कैंपिंग में 50 बार जा चुकी थी, उस रास्ते को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। चांद निकला हुआ था, उसका उजाला हर तरफ फैला था, उसका पैर पहाड़ी पे से फिसल के गिर जाए ये तो हो नहीं सकता था। तो उसको जरूर मारा गया है। मारा किसने है? अब वहां तो दो ही लोग थे, एक थे रॉयबैक और दूसरा था उनका एल्डर जो कि ट्रेडोर कहलाता है। मगर ट्रेडोर का मतलब तो गद्दार भी होता है। अब देखो भाई, जब इस तरह का कोई खून होता है तो उसके लिए वजह भी होनी चाहिए। अब चूंकि फाइल को मैंने स्टडी किया है तो मैं तुमसे कह सकता हूं कि एल्डर इस जॉब में अपनी मर्जी से नहीं आया, ये पहली बात। दूसरी बात यह कि उसकी फादर की मौत के लिए शायद वो इस खानदान को जिम्मेदार मानता होगा, क्योंकि वो तो पुल के ऊपर से गए थे और वहां से वो गिर पड़े थे इनकी जान बचाने के चक्कर में। तो अब ये भी सोचता होगा कि भाई थोड़े से पैसों के लिए मेरी फादर की जान गई, आगे शायद मेरी भी जान जा सकती है और ये फैमिली मुझे ऐसे क्या इज्जत देती है, तो क्यों ना इनको सफाया करना इनका शुरू कर दिया जाए, बहाना भी मिल जाएगा। फुल मून नाइट में एक ये मरी तो इस तरह की मौत का सिलसिला आगे भी चल पड़ा है, तो एक ये वजह ये भी हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। पता ये करो कि बारबरा की मौत को और कितने लोग चाहते थे, और जब ये पता कर लो तो फिर रिपोर्ट ले आओ और फिर हम बैठ के इस पर डिस्कस करते हैं। खैर फिलिप ने पहला काम यह किया कि फैमिली के जो बाकी के मेंबर्स थे, यानी कि रिक्सन जो कि उस वक्त स्पेन में थे, कैमिला उस वक्त यूएस में थी और विनीपेग में बैठे हुए थे स्टैनली, उन सबको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई यहाँ क्या हुआ है और आप विनीपेग में कहाँ जमा होंगे, और जहां भी आप जाएंगे जमा हो जाएंगे एक जगह इकट्ठा, वहीं पर इसका फ्यूनरल किया जाएगा बारबरा का। ये इंतजाम उन्होंने कर दिया। पहला काम तो ये किया। दूसरा, अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की उस बीच में और फिर रिपोर्ट लेकर वो कैप्टन साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जाहिरी तौर पर इनकी दुश्मनी कनाडा में कम से कम 2 लोगों से है। एक है मैकेंजी, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब रॉयबैक साहब ऊपर से शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर से इनके भी कुछ इस तरह के डीलिंग्स वगैरह जो कि करने पड़ते हैं। आज के जमाने में आपका बिजनेस इतना सारा मामला फैला हुआ है तो कुछ इस तरह के काम तो आप करते हो। मैकेंजी से कभी इनकी दोस्ती हुआ करती थी, बाद में किसी बात पे दोनों में कुछ सेपरेशन हो गया। अब मैकेंजी जो है वो इनके घर के बारे में सारी बातें जानता है, क्योंकि इनकी अपनी डॉटर इन लॉ कैमिला जो कि यूएस में रहती है, वो मैकेंजी से आकर अक्सर मिला करती है। ठीक है, बिजनेस के लिए मिलती है लेकिन घर की सारी बातें वो मैकेंजी को बताती हैं। तो मैकेंजी एक इस तरह से शक के घेरे में आता है, क्योंकि रॉयबैक साहब की फैमिली को लॉस होता है तो इनडायरेक्टली उसको उसका फायदा ही होगा, और कैमिला इस फैमिली से नाराज भी है, तो हो सकता है कि उसी के शहर पर सारा कुछ वो कर सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है नॉर्डिक। ये कभी रॉयबैक का कोर्टियर हुआ करता था, लेकिन उसकी वाइफ से उसका कुछ डिस्प्यूट हो गया। रॉयबैक ने उसके वाइफ का साइड लिया, उसको पैसे दिलवाए, वाइफ इससे अलग होकर वापस स्पेन चली गई। नॉर्डिक ने तब कसम खाई थी, इसने मुझे अपने वाइफ से अलग किया है तो मैं भी इसको किसी दिन इसके वाइफ से अलग कर दूंगा, और देखो साहब उसने कर भी दिया। दूसरी बात यह है कि कैमिला इस नॉर्डिक से भी अच्छे रिलेशंस रखती है, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में उसको मिलना पड़ता है। तो इस तरह से शक के घेरे में तीनों आ जाते हैं, कैमिला, मैकेंजी और नॉर्डिक।
तो उस वक्त कैप्टन साहब ने पूछा वहाँ तो ठीक है, लेकिन एल्डर का क्या, वो तो ट्रेडोर कहलाता है और ट्रेडोर तो गद्दार होता है, तो उस बारे में क्या तुमने कोई दरियाफ्त की है? तो उसने कहा कि जाहिरी तौर पे मेरे पास कोई वजह नहीं है, उसको सर्वेलेंस पे रखा हुआ है, उसका इंतजाम तो हो रहा है। खैर वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, बारबरा का उसके बाद में फ्यूनरल हो गया। लॉयर वहां पर आए हुए थे तो उन्होंने बोलना शुरू किया फिलिप ने कि देखिए साहब, लॉयर ने इसके पहले भी यहाँ पर उनको बुलाया गया था और रॉयबैक या कैमिला से कोई बहुत खुश तो थे नहीं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो अलग तरह का है। एक तो वो इनके प्योर ब्लड को बिलोंग नहीं करती है, और दूसरा ये कि वो यूएस में रहकर इस तरह के काम करती है, तो इनके फैमिली के लिए तो थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए मुश्किल वाली बात है। तो इन्होंने कहकर उसको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल करवा दिया था, और अब वो ये इंतजाम करने जा रहे थे कि जो प्रीवी पर्स का पैसा है वो भी कैमिला को न मिले। तो ये जो मीटिंग होने जा रही थी, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो कैमिला का ही था, और ये सारा कुछ जो हो रहा था ये बारबरा के कहने पे हो रहा था। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कैमिला जिस तरह से मैकेंजी या फिर नॉर्डिक से कनेक्शंस रखती है, इससे शक के घेरे में सबसे ज़्यादा वही आती है। अब शायद वो और भी आगे कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन ये सुनकर कैमिला भड़क गई। उसने कहा कि देखिए, इस फैमिली में मेरा पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब भी बिल्कुल नहीं है। आप ये फ्यूनरल वगैरह करवा चुके हैं, मैं यहाँ से यूएस वापस जा रही हूँ। अगर आपके पास कोई खास वजह हो मुझे बुलाने की तो आप मुझे बुला सकते हैं, अदरवाइज मेरा यहाँ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं यहाँ आऊँगी और ना इस फैमिली के साथ बैठूंगी। खैर फिलिप आगे की अपनी बात कहना चाहते थे, वो रोकते रोकते वहाँ से चली गई। अब जैसे ही वो वहाँ से गई, उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद ही, जब इस तरह की मीटिंग चली रही थी, कि कहीं से एक गोली चली, वो आके रॉयबैक साहब को लगी। रॉयबैक साहब की वही मौत हो गई। इससे काफ़ी हंगामा मच गया। कैप्टन ने फिलिप से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मौत जिस तरह से हुई है फुल मून नाइट में, इससे तो इस खानदान में और भी मौतें हो सकती है। तो देखो भाई, सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करो और पता करो कि क्या मामला है। तो उसने कहा कि फिलिप ने कहा कि मुश्किल तो यह है कि कैमिला यहाँ से जा चुकी है यूएस के लिए, 2 जगह तो इस तरह से नहीं किया जा सकता है, और फिर रिक्सन भी वापस जाना चाहता है स्पेन में, तो यहाँ कुल जमा अब अकेले बच जाएंगे स्टैनली ही, क्योंकि रायबैक की तो मौत हो गई है। तो स्टैनली के आसपास इंतजाम करवाए देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको किसी बहाने से रोक लो कुछ वक्त के लिए, हम लोग आगे में देखते कि क्या होगा। खैर वो सब उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया उस तरह से। और अब वो एक दिन रिक्सन से किसी बात पर वो डिस्कशन कर रहे थे, कुछ पूछताछ कर रहे थे कि एक गोली चली जो रिक्सन के कान को करीब करीब छूते हुए निकल गई। अब इससे और परेशानी बढ़ गई कि उनको मारने की कोई और कोशिश कर रहा है। कैप्टन ने कहा कि देखो, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि तुमको ट्रेडोर को सर्वालेंस पे रखना चाहिए। मुश्किल ये है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब जिस तरह से इनको मारा जा रहा है, इस काम में ये ट्रेडोर यानी कि एल्डर ही पूरी तरह से एक्सपर्ट है, और इसके पास वजह भी है। ठीक है, हम जाहिर तौर पर उसको अरेस्ट तो नहीं कर सकते, मगर उसके लिए इंतजाम तो कर सकते हैं कि वो इस तरह का बर्ताव न करे। तो उस पर फिलिप ने कहा कि ठीक है, मैं उसके ऊपर नजर रखने किसी को लगा देता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मामला इस तरह का है, क्योंकि वो इस तरह से ओपनली तो इस काम को नहीं करेगा, थोड़ा वेट करेगा। ये बात को तो वो भी समझता होगा कि इस तरह से लोग एक के बाद एक अगर मारे जाते हैं, शक तो उसी पे जाएगा। खैर बहरहाल उन्होंने ये किया कि डायरेक्टली उसको अरेस्ट तो नहीं किया, उस पर उसका इंतजाम करवा दिया। अब जैसे कि था, इनकी डेथ हो चुकी थी रॉयबैक की, तो स्टैनली अगले पावर में आने वाले इंसान थे वहाँ के उस फैमिली से। तो ये था कि उसके लिए जो पेपर्स के वर्क थे वो लॉयर से मिलकर वो तैयार करवाने वाले थे, और इसी सिलसिले में एक दिन वो स्टैनली से डिस्कशन कर रहे थे कि स्टैनली को उस तरह से आके गोली लगी, स्टैनली की मौत हो गई। अब तो एल्डर को अरेस्ट करना जरूरी था। तो कैप्टन के कहने पर उन्होंने एल्डर को शक के बेसिस पर पूछताछ के लिए अरेस्ट करके रख लिया। उन्होंने कहा कि भाई इससे और आगे की मौतें तो नहीं होंगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कैप्टन से यह भी कहा कि देखिए, एल्डर को मैंने आपके कहने पर अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन जो इसके अंदर क्वालिटीज है, ऐसी ही क्वालिटीज इसका जो ट्रेनर हुआ करता था, जिसके की कोई अपने रूल्स, अपने कोई प्रिंसिपल नहीं थे, बुलरैडो, जो फौज में रहा करता था और वहां से निकाला गया था, उसमें भी ये सारे क्वालिटीज हैं। वजह उसके पास शायद न होगी, लेकिन वो भी इस काम को कर सकता है, तो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। खैर वो पुलिस फोर्स लेके बुलरैडो को ढूंढने के लिए निकले। पता चला कि बुलरैडो कहीं है। बुलरैडो ने इनको आते देखा, वहां से वो निकलकर भागा, कुछ पहाड़ी वाड़ी में वो छिप गया, वहां कुछ गोलियां वगैरह चली। क्रॉस फायरिंग में बुलरैडो को गोली लग गई, वो मरने ही जा रहा था। तो इन्होंने उसका डेथ स्टेटमेंट लिया और लेकर वापस वो फिर कैप्टन के पास आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मामला सॉल्व हो गया, सभी को बुला लीजिए आप। सभी को बुला लिया गया, इसमें कैमिला भी थी, एल्डर भी थे,
रिक्सन भी थे और फिर जो लॉयर वगैरह थे वो सारे वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस कमरे में जो बात होगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब उन्होंने सब बताना शुरू किया। ये बात तब की जब रॉयबैग साहब की उम्र कुछ 50 साल के आसपास थी। उनका बेटा स्टैनली करीब 25 साल के आसपास था। स्टैनली को स्पेन में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो इटली में रहना चाहता था। वहां की एक लड़की से वो प्यार करता था, उससे वो शादी कर चुका था और उसको एक बेटा रिक्सन भी हो चुका था। अब इस बात को रॉयबैग साहब ने छिपा के रखा था, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाए तो मुश्किल हो जाए। लेकिन एक दिन कुछ वो नदी पार करके वो कुछ आ रहे थे, उनकी कार वहां से उलट के नदी में गिर पड़ी। हस्बैंड वाइफ की तो वहीं डेथ हो गई, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला, पानी में वो बह गया। अब रॉयबैग साहब 50 साल की उम्र में, और उनका बेटे का पता नहीं, ग्रैंडसन का पता नहीं। गवर्नमेंट को पता चल जाए पावर उनके हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई सक्सेसर ही नहीं, जो कि स्पेनिश कम्युनिटी में तो क्लियर है कि भी सक्सेसर आपका होना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने वहीं पर ही एक दूसरे स्टैनली को हायर किया, जो कि पहले से ही मैरिड था कैमिला से। और कैमिला एक पब्लिक फिगर थी, बल्कि किसी और कल्चर को बिलोंग करती थी उस वक्त। तो शायद वो कुछ ऐसे डांसिंग वगैरह के काम को भी किया करती थी। लेकिन उन्होंने उससे ये समझौता कर लिया कि भाई आपको ये सारे काम छोड़कर हमारे साथ रहना है। एक वक्त तक के आप रहिए, जब तक कि मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। उसके बाद में हम आप मिलकर कोई सौदा कर लेंगे, आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। स्टैनली के लिए फायदे का ही सौदा था। रॉयबैग ने एक तरफ ये तो कह दिया था, दूसरी तरफ इटाली में वो अपने जो ग्रैंडसन था जो गुम हो गया था रिक्सन, उसकी जांच पड़ताल वो कर रहे थे। रिक्सन का पता चल गया, रिक्सन को वो ले आए। अब लेकिन यहाँ पे बार बार इस बात को तो जानती थी कि रिक्सन पे जो स्टैंप लगेगा ही कि भाई वो स्पेनिश कल्चर को बिलोंग नहीं करता है। तो उसने इस तरह का अरेंजमेंट करवाया, रिक्सन को वहां रखवाया। रिक्सन बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, यहाँ पर आया। बारबरा और रॉयबैग के कहने पर ही वकील अब स्टैनली को साइडलाइन करके रिक्सन को अपना सक्सेसर डिक्लेयर करना चाह रहे थे। भाई स्टैनली को लगा कि उसकी सारी कुर्बानी, सारा कुछ बेकार गया, सिर्फ पैसे उसको मिलेंगे। तो उसने, अब वो थोड़ा सा दिमाग का भी कमजोरी था, तो उसने ये किया कि बुलरैडो को हायर कर लिया। बुलरैडो ने सबसे पहले तो बारबरा को धक्का देकर पहाड़ी से गिरा के मार दिया। उसके बाद में उसने रॉयबैग को गोली से मारी, और फिर उसने रिक्सन को मारने की कोशिश की। रिक्सन बच गया। लेकिन अब बुलरैडो जैसा कि था शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो आया स्टैनली से पैसे मांगने। स्टैनली ने कहा कि भाई रिक्सन तो जिंदा है, पैसे किस बात के। तो इस पर वो भड़क गया और उसने फिर स्टैनली को गोली मार दी। और इस तरह से जब हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भी मारा गया, ये केस खत्म हो गया है। तो खैर इस पर रिक्सन ने कहा कि जब ये मामला खत्म ही हो गया है और इसमें एल्डर और कैमिला की कोई गलती भी नहीं है, तो अब यह है कि मैं यहाँ से वापस स्पेन जा रहा हूँ, कनाडा में तो मैं रहूंगा नहीं। एल्डर कनाडा में रहेगा, वही सारी चीज़ों की देखभाल करेगा, यहाँ का मालिक वही रहेगा। कैमिला ने कोई गलती नहीं की है, वो अपनी तरह से वहां रह सकती है यूएस में, इसका एक शेयर उसको भी मिलेगा। और इस तरह से मामला यहाँ पर मैं खत्म किए दे रहा हूँ, मेरी तरफ से इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खैर उन्होंने कहा कि अब मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ। तो उस पर फिलिप ने कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ने के लिए वहां तक आता हूँ। वो वहां तक आए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम में जूरिस्प्रूडेंस है, मतलब कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखाई पड़ना चाहिए। तुमने बहुत ही इंसाफ से इस काम को किया है। तो अब मैं तुमको इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बुलरैडो की जो डेथ स्टेटमेंट थी उसको चेंज कर दिया है। वहां तक के तो ठीक था कि स्टैनली ने उसको हायर किया था, उसने तुमको मारने की कोशिश की थी, फिर तुम बच गए थे। लेकिन अब तुमको शक हुआ कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी तो हो रही है, तो तुमने जाके कुछ पैसे लिए, बुलरैडो को कांटेक्ट किया। बुलरैडो के अपने कोई प्रिंसिपल नहीं थे, उसको पैसे ही चाहिए थे। स्टैनली से न मिल रहे थे, तुमसे ही सही, तो तुमसे उसको पैसे मिल गए। उसने सारी बातें तुमको बता दी। अब मुश्किल ये थी कि बुलरैडो ने इसके पहले स्टैनली के कहने पर तुम्हारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी कि रॉयबैग और बारबरा को मारा था। अगर वो स्टैनली के कहने पे काम करता रहता तो आगे चल के न सिर्फ तुम मारे जाते बल्कि एल्डर भी मारा जाता और शायद कैमिला भी मारी जाती, क्योंकि सारे मामले को जानती थी। इन सब को रोकने के लिए तुमने बुलरैडो को पैसे दिए और बुलरैडो ने फिर स्टैनली को ही मार दिया, और इस तरह से मामला पूरा खत्म हो गया, किसी को कोई बात पता नहीं चली। मगर चूंकि तुमने इंसाफ को इस तरह से किया है तो मैं भी इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद में फिर वहां से रिक्सन लौटकर स्पेनिश चले आए, वापस वो फिर कभी नहीं गए। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो जा रहे हैं उनके जवाब आपको देता हूं।